नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप पिछले कुछ वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, पिछले 2-3 वीडियोस को, तो ये जो इंक्वायरी हम कर रहे हैं, ये सेल्फ इंक्वायरी है, खुद की इंक्वायरी है। ये कोई वो स्टडी नहीं जो हम बाहर के कामों में करते हैं। बाहर के कोई भी हम छोटे बड़े काम करें, उसमें कुछ लर्निंग होती है, जिसे हम स्किल कहते हैं। कोई भी छोटे बड़े काम करने के लिए वो स्किल आप सीखते हैं और फिर उस काम को करते हैं। लेकिन ये जो लर्निंग है, ये खुद की लर्निंग है। और जब हम खुद की लर्निंग कहते हैं, तो ये एक बहुत ही अलग परिदृश्य होता है, बहुत ही अलग लैंडस्केप होता है। बाहर की चीज़ों को पढ़ने के लिए पहले से मेथड्स हैं, पहले से थ्योरीज़ हैं। हम सब जानते हैं कि हम जो स्कूलों में जो पढ़ाई करते हैं, वो सारी थ्योरी बन चुकी और वो सारी किताबों में छप चुकी, और वही बना हुआ ज्ञान आप ग्रहण करते हैं। जब आप बड़े होते हैं, किसी जॉब में भी जाते हैं, तो वहाँ भी काम का एक खाका या एक स्ट्रक्चर बना रहता है, और उसी स्ट्रक्चर में आप फिट इन करते हैं। तो चीज़ें पहले से होती हैं। और शायद इसीलिए बहुत लोग आध्यात्मिकता को भी ऐसे ही अप्रोच करने लगते हैं, किसी मेथड के ज़रिए, पूजा पाठ, यौगिक क्रिया, दान धर्म, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन ये सब अपनी जगह। जो सेल्फ इंक्वायरी है, वो किसी थ्योरी के आधार पर नहीं हो सकती, या पहले से बनाए किसी स्ट्रक्चर, किसी खाके के आधार पर नहीं हो सकती। अगर वो पहले से स्थापित किसी भी खाके के आधार पर हो रही है, तो फिर वो आत्म इंक्वायरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिसे भी हम थ्योरी कहते हैं या स्ट्रक्चर कहते हैं, वो तो सबके लिए लागू होती है। अगर मैं कोई काम करता हूँ, किसी स्ट्रक्चर में काम करने का एक तरीका है, तो मैं भी वो स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ, आप भी वो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ हम इनवर्ड, साइकोलॉजिकली, आप जैसे भी समझना चाहें, सेल्फ पे अप्लाई करें, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि कोई एक कॉमन स्ट्रक्चर है जिसमें मैं भी फिट करता हूं, आप भी फिट करते हैं। तो कोई एक ही चीज़ है जिस पे हम सब फिट करते हैं। तो फिर उसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि हम सब एक ही स्ट्रक्चर में हैं। और आप देखें कि ये हमें कहाँ ले जा रहा है धीरे धीरे। फिर मैं बड़े ही आराम से थ्योरी बना सकता हूँ कि एक कॉमन सा ग्राउंड है जिस पे हम सब हैं, तो हम सब एक ही हैं। पिछले वीडियोस में भी हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन अगर हम इसे थ्योरी की तरह लें, तो इस तरह के निष्कर्ष पे हम थ्योरी के ज़रिए भी जा सकते हैं। लेकिन वो थ्योरी बनाकर फिर हम क्या करेंगे? क्या हमारा कुछ भी बदलेगा? हम जैसे हैं, हम तो वैसे ही रहेंगे। तो जो सेल्फ की इंक्वायरी है, उसमें अगर हम कोई भी पूर्व मान्यताएं या पहले से जो स्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर बहुत लंबे समय से स्थापित किया गया है धर्मों के ज़रिए, गुरुओं के ज़रिए, और ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता या मैं नहीं जानता कि वो लोग कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके बाद के लोगों ने उसको स्ट्रक्चर ही बना दिया कि आप मेरे गुरु ये हैं, उनकी ये टीचिंग्स हैं, अब आप उनको फॉलो करो। तो एक स्ट्रक्चर बन गया, और उसी स्ट्रक्चर में हर किसी को फिट होना है। तभी कहा जाता है कि आप किसी कल्ट को या किसी एक गुरु के सर्कल में फॉल करेंगे। लेकिन अगर हमने पहले से ही स्ट्रक्चर मान रखा है, तो फिर ये वैसे ही कन्फर्मिटी या मैं कहूँ आदेश का पालन करना हुआ, जैसे बाहर के कामों में होता है। आप जॉब में जो आपको कहा जा रहा है, आप वो नहीं करेंगे तो आपकी जॉब जाती है। और हम देखें कि वही बाहरी दुनिया, आंतरिक दुनिया में भी वही स्ट्रक्चर एक्सटेंड हो रहा है। तो
जब हम वही स्ट्रक्चर सेल्फ पे भी लगा दें तो फिर सेल्फ इंक्वायरी जैसी कोई चीज़ बची कहाँ। जैसे कि बाहर के कामों में मुझे सीखने के लिए ट्रेनर हैं, यहाँ पे आपको सिखाने के लिए ट्रेनर हैं, गुरु और उनके शिष्यों के रूप में। जैसे बाहर के कामों में आप पढ़ाई लिखाई अध्ययन थोड़ी बहुत करते हैं, यहाँ भी अध्ययन है। तो ये तो बाहरी का ही एक्सटेंशन है, ये तो आउटर का ही एक्सटेंशन हुआ, जिसे सेल्फ का बस नाम दिया जा रहा है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सेल्फ लर्निंग है उसमें पहले से कोई बनाई हुई थ्योरी नहीं हो सकती। बहुत सारे फेमस साइकोलॉजिस्ट भी हुए हैं, खासकर कि पश्चिमी दुनिया में। उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर में मानव की साइकोलॉजी को उतारना चाहा कि मानव इस अवस्था में ऐसे करता है, उस अवस्था में वैसे करता है, या मानव ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये भी उसी स्ट्रक्चर का एक्सटेंशन है, क्योंकि अगर आप बाउंड्री बनाएंगे, अगर मैं सीमा बनाऊंगा कि इस सीमा में मुझे काम करना है, तो वो हमेशा ही सीमित रहेगा। तो इंक्वायरी को अगर हम सीमित कर देंगे तो वो नॉलेज ही बन जाएगा। नॉलेज या ज्ञान सीमा में होती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में कहा भी कि अनुभव इकट्ठा होकर ज्ञान बना रहे हैं और वो ज्ञान हमारी मेमोरी में आ रही है। तो वो थॉट का ही प्रोजेक्शन है, वो विचारों का ही एक तरह से रूपांतरण है। तो फिर उसमें वो ईमानदारी नहीं बचेगी, जो इंक्वायरी में जो ईमानदारी चाहिए, जो इंटेग्रिटी चाहिए। तो इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य से खुद को अप्रोच करना चाहिए। वो भले ही सहज लगे असहज लगे, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन जब हम खुद को देख रहे हैं तो हमारी स्मृतियां हैं, हमारी स्मृतियों से जुड़े हमारे इमोशंस हैं, हमारे रोजमर्रा के काम हैं, हम वो सब को देखें और बिना किसी पूर्वाग्रह, प्री सपोजिशन के कि अच्छा मेरे जीवन में दुख है तो मुझे भगवान ने भेजा है इसीलिए शायद दुख है, भगवान मुझे दुख दे रहे हैं इसीलिए मैं दुख एक्सेप्ट कर लेता हूँ, या अपोजिट कॉर्नर पे कि अगर मुझे दुख है तो ये भगवान जैसा कुछ नहीं होता, किसने मुझे दुख दिए, जो इतना दुख दे वो भगवान कैसे हो सकता है, वो दयालु कैसे हो सकता है। और आप देखें इसी तरह की डिबेट्स हमारी सोसाइटी को डोमिनेट करती है, एक तरफ या उस तरफ, क्योंकि वही स्ट्रक्चर तो हम सेल्फ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर इस आधार पर हम सेल्फ लर्निंग को अप्रोच करें, तो इस आधार पर चलिए हम बात करते हैं प्लेजर और पेन का, सुख और दुख का। और ये हम बिना किसी थ्योरी के करेंगे, बिना किसी पहले से बनाए हुए स्ट्रक्चर के करेंगे। मेरे लिए क्या सुख है, आपके लिए क्या दुख है। सबसे पहले आपके लिए क्या सुख है क्या दुख है मैं नहीं कह सकता, मैं खुद के लिए कह सकता हूं। उसी प्रकार आपके लिए क्या सुख है दुख है आप कह सकते हैं, कोई और आपको नहीं बता सकता। तो मैं जो भी बताऊंगा वो शायद मेरे व्यक्तिगत अनुभवों का विश्लेषण होगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसे टेक्निकली देखूं तो सुख और दुख एक चरम पे दिखाई देते हैं, ये सुख है ये दुख है। लेकिन क्या हम हमेशा सुखी रहते हैं, क्या हम हमेशा दुखी रहते हैं? जवाब होगा नहीं। और मैं ये कह सकता हूं, कम से कम जो सोसाइटी से मेरा व्यक्तिगत इंटरेक्शन है या जो आपका भी होगा, कि ऐसा तो कोई नहीं होता जो हमेशा सुख या हमेशा दुख में रह रहा है, बीच की चीजें होती हैं। तो बोलचाल की भाषा में हम भले सुख या दुख कहें, वो अलग अलग इंटेंसिटी है। कभी मैं बहुत ही सुख महसूस कर रहा हूं, बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूं, कभी मैं अपार दुख भी महसूस कर रहा हूं। हो सकता है वो किसी भी इवेंट से ट्रिगर हुआ हो, किसी भी कोई भी दुर्घटना हो गई हो, कई तरह के हो सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन हमारे रोजमर्रा के जीवन है, जिसमें कम से कम मेरा तो अनुभव यही है कि 98-99% जैसे आप उम्र में बड़े होते हैं, वो सुख और दुख के बीच में ही आप रहते हैं। हाँ, कुछ एक घटनाएं हो सकती हैं जो बहुत ही दुख में ढकेल दें, या कुछ एक्साइटमेंट की इवेंट हो जाती है, अगर आपने कहीं पार्टी कर ली तो आपको बहुत सुख महसूस हो गया। तो ये साधारणता में ही हम जीते हैं, खासकर जब हम
उम्र में बड़े हो जाते हैं तो। और ये सब मेरा अवलोकन है, आपका अवलोकन कुछ और हो तो आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं। अब अगर हम बात करें प्लेजर की या सुख की, तो मैं उस चरम की बात कर रहा हूं जहां पे मैं सुख अनुभव करता हूं। तो कम से कम मेरे ध्यान में बचपन का वो समय था जहां पे हर छोटी चीज बड़ी एक्साइट करती थी। अगर घर में कुछ नया खाने को बन रहा है तो उसमें एक्साइटमेंट। अगर कहीं घूमने जाना है तो उसके 2 महीने पहले से एक्साइटमेंट। और वो एक हायर एनर्जी स्टेट होती थी। तो अब इसीलिए हम नॉर्मली देखते भी हैं तो बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े एक्साइटेड होते हैं। वो जिसे हम सुख कह रहे हैं, सुख और दुख तो खैर बच्चों को पता भी नहीं। उन्हें क्या पता है? उन्हें सिर्फ वो एनर्जी पता है, उनके अंदर वो एनर्जी है। लेकिन आज मैं बड़ा हो गया हूं और मैं जब अपने बचपन को देखता हूं तो अगर मैं एक्साइटमेंट के, खुशी के क्षण अगर मैं रिकलेक्ट या उसको स्मरण करना चाहूं तो वो मुझे बचपन से ही मिलते हैं। और जैसे उम्र बढ़ी उसके क्षण घटते हुए दिखते हैं। ये कम से कम मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है। जो दुख के भी क्षण हैं वो वो निर्भर करता है कि वो अलग अलग परिस्थितियों में शायद किसी को कोई हादसा झेलना पड़ जाए दुखद, तो वो एक अपार दुख का अनुभव किया रहेगा लेकिन बाद में उससे निकल गया रहेगा। तो अगर हम देखें तो सुख और दुख दोनों ही इंटेंसिटी है, ऊर्जा है। सुख, मुझे अगर सुख का लेवल ज्यादा है, मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो मैं अनुभव करता हूं एक हायर एनर्जी। और मैं हायर एनर्जी का मतलब कोई दैवीय ऊर्जा की बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल सी एनर्जी की बात कर रहा हूं। मैं ज्यादा मैं ज्यादा एक्टिव महसूस करता हूं, मैं ज्यादा स्फूर्ति महसूस करता हूं। वही अगर मैं, जो मैंने देखा भी है कि अगर कोई अपार दुख में भी है, कोई दुख की भी इंटेंसिटी ऊर्जा ही है, अगर हम उसे उसमें भावनाओं को हटा दें तो आप देखें कि दुख में इंसान क्या कुछ नहीं कर गुजरता कई बार दुर्भाग्य से। तो अगर हम देखें तो इंटेंसिटी दोनों में कॉमन है, एक हायर एनर्जी स्टेट। लेकिन फर्क क्या है? सुख में हम रहना चाहते हैं, दुख से हम भागते हैं। ये मूलभूत फर्क है कि जो चीज हमें अच्छा महसूस करा रही है हम उसमें रहना चाहते हैं और दुख से हम भागना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि चरम पे दोनों ही एनर्जी है। अगर हम बस इसे बाहर से भी देखें या अपने अनुभवों में ही रहें, अपने अनुभव को ही याद करें, तो चाहे वो सुख के क्षण हो, दुख के क्षण हो, अगर आप जो दुख में भी है, सुख को तो खैर हम समझ सकते हैं लेकिन दुख शायद हम उतनी हद तक नहीं समझ पाते। क्योंकि सुख हम याद रखते हैं, दुख हम याद नहीं करना चाहते। लेकिन जब मैंने किसी दुखी को देखा है तो लगातार वो अपार सा दुख होता है, वो उसमें वो उस चीज से निकल नहीं पाता। शुरू में तो फिजिकली भी देखें तो तरह तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो मैं इस पे और नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अगर धीरे जाना है तो खुद से भी विश्लेषण करके आप देखें। और ये इस बात पे पहुंचना होगा हमें कि दोनों ही एनर्जी है। हो सकता है एक पसंद हो, एक ना पसंद हो। हम ऐसे भी देखें तो पानी के बिना हम नहीं सरवाइव कर सकते, लेकिन पानी ज़्यादा हो जाए तो वो तो बाढ़ लाती है। तो हम बाहरी प्रकृति में भी देखें तो ऊर्जा ही है, लेकिन वो ऊर्जा जिस प्रकार से मैनिफेस्ट कर रही है, जिस प्रकार से प्रकट हो रही है या खुद को एक्सप्रेस कर रही है, वो हमारे अनुकूल या प्रतिकूल है। तो वही चीज़ सुख और दुख के साथ भी है। एनर्जी दोनों है, लेकिन एक हमें चाहिए, एक हमें नहीं चाहिए। तो इस इस्टेब्लिशमेंट के बाद अब हम आते हैं आम जिंदगी में, जहां हम सुख या दुख में नहीं, हम नॉर्मल हैं। तो अगर हम देखें कि अगर हम आम सी जिंदगी जी रहे हैं और अगर हम बड़े हो गए हैं तो शायद हर कोई 30-40 की उम्र में जो वर्किंग लाइफ या जिस भी तरह की लाइफ हो, उसमें वो अगर किसी जॉब में है, काम में है, तो वो सामान्यतः एंग्शियस रहता है। आप किसी भी काम करते व्यक्ति से पूछें तो वो वीकेंड का इंतजार करता रहता है।
फिर वीकेंड ख़त्म हो जाए तो फिर ऑफिस जाने का बोझ रहता है, फिर और इतनी ही रूटीन लाइफ हो जाती है, जिसको कह अंग्रेजी में कहते हैं मंडेन लाइफ हो जाती है। हम बोर होने लगते हैं, फिर हम तरह तरह की चीज़ें खोजते हैं। और इसी दौरान अगर आज हम देखें तो आज अल्कोहल, पार्टीज, ये सब इतना क्यों बढ़ गए हैं? ये तो उसी खालीपन को भरने के लिए है, क्योंकि बचपन में स्वाभाविक रूप से हम एक्साइटेड होते थे, दोस्त से मिलने की एक्साइटमेंट होती थी। आज हम वो एक्साइटमेंट फील नहीं करते, तो वो हम एक्साइटमेंट भरना चाहते हैं पदार्थों के जरिए। तो अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब क्यों नॉर्मलाइज कर दिया गया है? क्योंकि वो खाली स्पेस मानव नहीं भर पाया। पहले के ज़माने में शायद वो सांस्कृतिक स्पेस था, वो सोसाइटी थी, इतने तरह के त्योहार होते थे, तो एक जो सुख के क्षण है, जो प्लेजर के क्षण है, वो शायद सामाजिक व्यवस्था देती थी। आज सामाजिक व्यवस्था वो नहीं देती। हर कोई अपने घर से निकल गया, परिवार छोटे हो गए, संस्कृतियां धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। ये कहते हुए कष्ट होता है, लेकिन ये वास्तविकता है। तो अब ये सब चला गया तो आप क्या करेंगे? आप किसी आप या मैं किसी पदार्थ का सहारा लेंगे। तो अल्कोहल कंजम्पशन इसीलिए बढ़ रहा है, इसीलिए इसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो हम देखें कि ये जो बीच का खालीपन है, सुख और दुख के बीच का जो खालीपन है, उसमें एंग्जाइटी रहेगी, तरह तरह के ख्याल आते रहेंगे, क्योंकि जो स्वाभाविक इंटेंसिटी है वहां तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम हर जगह फैले हुए हैं। तो हम यही मूवमेंट ही लाइफ है अगर हम देखें तो, सुख, दुख और बीच का शायद 80-90% है। 80 तो मैं कम बोल रहा हूँ, निश्चित रूप से 90%, जहाँ बीच का कुछ खास लगता नहीं। सामान्य से हम काम करते रहते हैं, और इसीलिए शायद हम तरह तरह की मीनिंग लाते हैं। लाइफ में मीनिंग हम क्यों खोजते हैं? क्योंकि हमारी लाइफ साधारण है, और ये हमें देखना चाहिए कि जब लाइफ में कोई बात ही नहीं, तो हम मस्तिष्क क्या करेगा? वो नई नई चीज़ें निकालेगा कि अच्छा अब तो मुझे शायद अपनी कंपनी खोलनी है, उदाहरण के लिए। अब तो मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, ये कामकाज के दृष्टिकोण से। या अब तो नहीं, जीवन में क्या रखा है, अब तो मुझे धर्म के पथ पर चलना है, अब मुझे ये करना है। तो अपने खालीपन को भरने के लिए कोई भी एंगेजमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन हम देखें तो ये मूवमेंट है प्लेजर और पेन के बीच का ही। इससे ज्यादा जीवन कुछ नहीं। इसको भरने के लिए हम तमाम तरह की साइकोलॉजिकल कंफर्ट खोज सकते हैं कि नहीं, मुझे हमेशा पैशन में रहना है, एनर्जी में रहना है, तो मुझे काम करते रहना है। ये फिलॉसफी क्यों चलती है कि आप काम करते रहिए और काम में खुद को ऐसे डुबा दीजिए कि फिर 70 घंटे कीजिए, 75 घंटे कीजिए, क्योंकि आपके पास तो कुछ और है नहीं, मेरे पास कुछ और नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यही करेंगे। तो इस खालीपन, क्योंकि अगर कुछ ना रहे तो एक जो खालीपन है उसको हम नहीं कन्फ्रंट कर सकते, उसे हम नहीं झेल सकते। और अगर हम इससे और आगे जाएं तो ये सुख और दुख के बीच का मूवमेंट क्या है? सबसे पहले ये मूवमेंट है, मैं सुखी हूं फिर दुखी हूं। बाहर का मूवमेंट मुझे डिस्प्लेसमेंट के रूप में दिखता है, एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, वो मुझे दिखता है, और मैं उस मूवमेंट को क्या बोलता हूं? उस मूवमेंट को मैं टाइम बोलता हूं, कि एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, मैं यहां से यहां गया, मैं यहां से अपने घर जाता हूं या अपने ऑफिस जाता हूं, मुझे 1 घंटे लगता है। उस मूवमेंट को हम टाइम बोलते हैं। ये भी मूवमेंट है और ये भी टाइम है, जो सुख और दुख के बीच का मूवमेंट है, या जो सुख के और ऑर्डिनरी लाइफ के बीच का मूवमेंट, या जो पूरे ऑर्डिनरी लाइफ का मूवमेंट। मैं अभी आधे घंटे में काम पे बैठूंगा, फिर वही कामकाज की रेगुलरिटी, कामकाज की साधारणता, फिर थोड़ा सा रिलैक्स, शाम में काम बंद हो गया, चलो कुछ लोगों से बात की, फिर शायद कुछ लोग वीकेंड का इंतजार करें, फिर ये मूवमेंट ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। तो वो भी मूवमेंट है, मेरे एक्सपीरियंस मूव कर रहे हैं। भले ही मैं कोई बहुत हायर एक्सपीरियंस या लोअर एक्सपीरियंस से नहीं गुजर रहा, लेकिन मैं निरंतर मूवमेंट तो महसूस कर रहा हूँ। वो बाहरी में नहीं, आंतरिक रूप से मूवमेंट मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे एक्सपीरियंस चेंज होंगे। मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ वो बदलेगा। कुछ हो जाए तो वो बदलेगा, कुछ अगर बुरा हो जाए, मेरे काम में कुछ गड़बड़ हो जाए तो अचानक से मैं बदल जाऊंगा, फिर वो काम सही हो जाए तो फिर अचानक से मैं वापस हो जाऊंगा। किसी ने मुझे अप्रिशिएट कर दिया तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा, किसी ने बुरा कह दिया तो फिर मैं, ये मूवमेंट ही है। तो ये टाइम ही है, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में इसे टाइम नहीं कहते।
क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट ही बहुत कंफ्यूज किया गया है। और क्योंकि टाइम को हम बस बाहरी में देखते हैं, आंतरिक रूप से देखते ही नहीं। ये टाइम ही है, वही मूवमेंट जो आपको बाहर के ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में दिख रहा है, ये वही मूवमेंट है। और इसी मूवमेंट को अगर आप मेजर करें तो वो वही टाइम है। मैं कैसे देखता हूँ, मैं किसी बहुत ही खूबसूरत जगह गया, मेरे दिमाग में उसका इमेज बनता है। बेसिकली सुख क्या है, सुख का एक्सपीरियंस जब मुझे हुआ तो मेरा दिमाग उसे रिकॉर्ड कर लेता है और वो इमेज बन जाता है, और मैं उसको बार बार प्राप्त करना चाहता हूँ। जो भी चीज़ मुझे सुख देता है उसका इमेज बन गया और मैं उसे बार बार प्राप्त करना चाहता हूँ। वही चीज़ दुख के साथ है, उसका इमेज बन गया और मैं उससे भागना चाहता हूँ। तो ये मेमोरी ही है जो प्ले कर रही है, ये मेमोरी ही है या जो स्मृति है वही प्ले कर रही है, सुख का इमेज, दुख का इमेज। और सुख मुझे चाहिए और दुख मुझे नहीं चाहिए। और ये जो चाहिए की बात है, ये कहाँ से आ रही है? ये मुझे चाहिए। अगर कुछ चीज़ मुझे बहुत सुख दी तो क्या उसके पीछे ऑटोमेटिक थॉट हम नहीं देखते कि अच्छा अब मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो मैं घूमूंगा तो ऐसे करूंगा। अच्छा, क्या मैं जहाँ गया था क्या जगह थी? हाँ, आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, आप सोशल मीडिया पर डालते हैं, फेसबुक ट्विटर वगैरह पे डालते हैं, लेकिन लेकिन उसके पीछे थॉट भी तो है। हम सोचते भी हैं, वो एक्साइटमेंट फील करते हैं। वही चीज़ दुख के साथ है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ। तो यही मूवमेंट थॉट भी है, यही मूवमेंट टाइम भी है। तो इसमें हम कोई इस्टेब्लिश थ्योरी की बात नहीं कह रहे हैं। आप शायद किसी को ऐसा कहते नहीं सुनेंगे कि थॉट इज टाइम। जे कृष्णमूर्ति ने कहा, और जे कृष्णमूर्ति ने भी हमेशा यही कहा कि ये कोई मैं आपको थ्योरी नहीं दे रहा हूं, कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं। तो इसीलिए हम भी उसे थ्योरी या लेक्चर की तरह ना ग्रहण करें। भले ही ये बात हम थोड़ा धीरे से एनालाइज करें, क्योंकि बहुत भारी कंडीशनिंग होती है। और ये जो हम बातें कह रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी धार्मिक ग्रंथ में या इस रूप में मिल जाएगा। लेकिन इस इन इन बातों को हम इस इंक्वायरी की जर्नी में कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं। हो सकता है मूवमेंट, मुझे जो साइकोलॉजिकल मूवमेंट है वो मुझे स्पष्ट रूप से टाइम ना लगे, तो उसको और एनालाइज कीजिए। टाइम जो हम बोलचाल की भाषा में वो क्या कहते हैं, टाइम मूवमेंट ही तो है। जीवन सीमित है, टाइम इज लिमिटेड का क्या मतलब है कि मेरा जीवन 60-70 साल 100 साल जो भी है उतना ही है, वो भी टाइम है। हम कहते हैं पृथ्वी बन गई, वो भी टाइम के क्रम में बनी, वो भी मूवमेंट है कि पृथ्वी पहले कुछ और थी, फिर कुछ और हुई, अपने अपना रूप बदलती रही। और यही थॉट अपना रूप बदल रहा है, तो ये टाइम क्यों नहीं है? ये भी टाइम है। तो टाइम इज थॉट, थॉट इज टाइम। और अगर हम वर्तमान साइकोलॉजिकल स्टेट में हैं तो थॉट और टाइम ही लाइफ है। तो कम से कम यहां तक तो हम पहुंचे कि यही हमारा लाइफ है। थॉट टाइम, या थॉट या टाइम जो भी कहें, दोनों एक ही बात हो गई। और यही यही मूवमेंट हमारा लाइफ है। मूवमेंट बिटवीन प्लेजर एंड पेन, सुख और दुख के बीच का मूवमेंट, यही हमारा जीवन है। इसमें बाकी हम जो कुछ डालना चाहें वो डालते हैं, लेकिन वो सब थॉट है। जिसमें जितना भी हम रस भरें अलग अलग माध्यमों से, वो सब थॉट है। क्या इसका तथ्य हम देख पा रहे हैं? क्या ये फैक्ट नहीं है? इसलिए नहीं कि जय कृष्णमूर्ति ने कह दिया, मैं भी इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि जय कृष्णमूर्ति ने कह दिया। मुझे ये फैक्ट दिखता है, ये तथ्य है। क्या आपको ये फैक्ट दिखता है? अगर नहीं दिखता तो कमेंट में बताएं, दिखता है तो भी कमेंट में बताएं। आगे की जर्नी इस फैक्ट को देखने के बाद ही तय हो सकती है। धन्यवाद।